हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट डे ऑफ लर्निंग परिचय क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अभी तक की जो हमने जितनी भी धाराएं कंप्लीट करी हैं उनसे रिलेटेड हमने आज टेस्ट रखा है। ठीक है, तो आप लोग स्लाइड देख ही रहे होंगे। इसमें क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, उसके ऑप्शन लिख रखे हैं। जो भी आंसर आपके अकॉर्डिंग सही हो उसे आप लोगों को कमेंट करके बताना है हमें। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि भारतीय दंड संहिता 1860 को लागू करने की तिथि कौन सी थी, यानी कि डेट हमारी कौन सी थी भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड को लागू करने की। ठीक है, पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 1 जनवरी 1860, फिर सेकंड दे रखा है 1 जुलाई 1860, थर्ड दे रखा है 1 जनवरी 1862 और डी दे रखा है यानी फोर्थ दे रखा है 6 सितंबर 1860। तो इन सब में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो बताइए कौन सा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, 1 जनवरी 1862। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन का आगे, भारतीय दंड संहिता प्रभाव में आई यानी कि लागू कब हुई। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन भी सेम ही है, 1 जनवरी 1862 को ही प्रभाव में आई, यानी कि मतलब वर्डिंग अलग है लेकिन दोनों का जो तात्पर्य है यानी कि अर्थ है वो एक ही निकल रहा है। इसमें कहा गया भारतीय दंड संहिता प्रभाव में कब आई यानी कब लागू, इसमें कहा गया भारतीय दंड संहिता 1860 कब लागू हुई। ठीक है, सेम वही है कि प्रभाव कब आई यानी कि वर्डों का अंतर है, तो 1 जनवरी 1862। ठीक है, यानी कि 1 जनवरी 1862। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में कहा गया भारतीय दंड संहिता में परिभाषित स्त्री शब्द से तात्पर्य उस मानव नारी से है जिसकी आयु है, यानी स्त्री शब्द जो यूज़ करा गया है वो किसके लिए यूज़ करा गया है, कितने वर्ष की महिला के लिए यूज़ करा गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 16 वर्ष के लिए, दूसरा दे रखा है 18 वर्ष या उससे अधिक, तीसरा दे रखा है 21 वर्ष या अधिक और चौथा दे रखा है किसी भी आयु की। तो उसका सही ऑप्शन जो है वो है हमारा डी, किसी भी आयु की। यानी कि जो हमारी धारा स्त्री वर्ड जो दिया हुआ है वो स्त्री यानी कि जिसे बोलते हैं फीमेल, फीमेल के लिए दिया हुआ है। इसमें कोई भी एज बात नहीं करी गई है। ठीक है, यानी कि छोटे से लेकर और बड़े तक, ठीक है, कितनी भी एज हो सबके लिए मान करी गई। ठीक है, तो एक बार फिर देख लेते हैं। पहले वाले का आंसर जो है हमारा सी है। ठीक है, दूसरे का ये है 1 जनवरी 1962 और स्त्री शब्द जो तात्पर्य है वो मानव की किसी भी आयु से यूज़ करा गया है। ठीक है, कोई एज बात नहीं करी गई। फिर नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है क्वेश्चन 4 जो दिया हुआ है, इसमें कहा गया है अपराध। ठीक है, अपराध के मुख्य आवश्यक तत्व हैं, मतलब अपराध के कौन से मुख्य आवश्यक तत्व हैं। पहला ऑप्शन कहा गया हेतु तो आपराधिक मना स्थिति तथा आपराधिक कार्य, हेतु आशय तथा ज्ञान। सीधे रखा है आपराधिक मना स्थिति एवं आपराधिक कार्य, डी दे रखा है ज्ञान आशय तथा कार्यवाही। इसका सही ऑप्शन जो है वो हमारा सी है, यानी आपराधिक मना स्थिति एवं आपराधिक कार्य, यानी कि जो मेंस रिया है, ठीक है, और एक्ट्स रिया है, दोनों की बात करी गई है इसमें। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बढ़ाया था आप लोगों को मेंस रिया और एक्ट्स रिया। मेंस रिया का तात्पर्य है मन से, ठीक है, और एक्ट्स रिया का तात्पर्य है कार्य, यानी कि किसी को मारते वगैरह है। ठीक है, उस चीज़ से तात्पर्य है। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में हमारा कहा गया निम्नलिखित में से कौन सामान्यता अपराध का आवश्यक तत्व है, कौन समानता अपराध का आवश्यक तत्व है। पहला कहा गया ऑप्शन है स्वेच्छा। ठीक है, स्वेच्छा को इंग्लिश में वॉलंटियर। फिर दे रखा है आपराधिक कृत यानी क्रिमिनल एक्ट, सी दे रखा है हेतु यानी फॉर, डी दे रखा है इच्छा यानी डिज़ायर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा डी, यानी कि इच्छा डिज़ायर। यानी कोई भी होगा, जब किसी को अपराध करने जा रहे हैं तो हमारे पहले से दिमाग में एक बना लेते हैं ना कि अच्छा हम उससे जिसको उसे मारने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो डी है। क्वेश्चन 6 जो है, क्वेश्चन 6 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है, कौन अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। पहला कहा गया विधि के अधीन कार्य करने के लिए बाध्य एवं मानव, ऐसे मानव के मन में दुराशय, ऐसे मानव के कार्य से दूसरे व्यक्ति को कार्य क्षति
और डी वाला कहा गया है, डी वाला कहा गया दुराशय को पूरा करने के लिए चाहे कार्य व्यक्ति द्वारा किया जाए अथवा नहीं। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में कहा गया विधि के अधीन कार्य करने के लिए, विधि के अधीन कार्य करने के लिए बाध्य एवं मानव, मतलब जो विधि है यानी जो रूल्स है उनके अधीन कार्य करने के लिए मानव बाध्य है कि नहीं, अपराध का तत्व नहीं है को पूछा गया। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो है डी। डी किस लिए कहा गया, दुराशय को पूरा करने के लिए चाहे व्यक्ति द्वारा यानी उसके खुद द्वारा किया गया हो चाहे अथवा नहीं, चाहे उसके द्वारा किया गया हो चाहे नहीं किया गया हो, तो उसके बारे में बात करी गई है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे हमारी क्वेश्चन 7 आता है। क्वेश्चन 7 में क्या है, भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 1 से संबंधित। धारा 1 जो है किससे संबंधित है, पहला ऑप्शन है हमारा इसमें अपराध की परिभाषा से, दूसरा है संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से, तीसरा है संहिता के नाम और उसके क्षेत्राधिकार से, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो है हमारा बी, संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार। धारा पहली में कहा गया संहिता का नाम बताया गया और उसका विस्तार कहाँ तक का विस्तार यानी कहाँ तक का फैला हुआ है उसके बारे में बात करी गई है। क्वेश्चन 8 देख लेते। क्वेश्चन 8 में कहा गया यदि एक्टस नॉन फेसिट रेनम निसी मीन्स सिट रिया आपराधिक विधि का मुख्य सिद्धांत है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरोपित सिद्धांत के सही ढंग से प्रवर्तित करता है। पहला ऑप्शन है इसमें मेंस रिया यानी अपराध का आशय तत्व है और मेंस के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता। दूसरा कहा गया है भारतीय विधि के अंतर्गत अपराधी का दायित्व में मेंस हमेशा अंतर्लिखित रहता है। सी कहा गया अपराध घटित करने के लिए एक्टस रिया और मेंस रिया हमेशा अनंतवर्तित रहता है। डी कहा गया अपराध को गठित करने के लिए एक्टस रिया हमेशा आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो है हमारा ए, मेंस रिया अपराध का आवश्यक तत्व है और मेंस रिया के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह है मेंस रिया की जब तक हमारे मन में, ठीक है, मेंस को जो है हिंदी में एक तरीके से मन से व्यक्त किया गया है, जब तक हमारे मन से यानी कि हमारे मन में विचार नहीं आएगा किसी को मारने के लिए, ठीक है, तो अपराध कैसे कर सकते हैं, तो वही है इसका सही ऑप्शन जो है हमारा ए है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 में कहा गया है एक्टस नॉन फेसिट रिया निसी मेंस सिट रिया से तात्पर्य है। इंग्लिश में देख लेते हैं एक्टस नॉन डिसीजन रिया निसी मीन्स सिट रिया मीन्स, यानी कि कहने क्वेश्चन में पूछा गया है एक्टस नॉन फेसिट रिया निसी मेंस रिया से तात्पर्य, यानी कि ये जो है हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने आप लोगों को पहली वीडियो दूसरी वीडियो में बताए थे। ठीक है, तो एक्टस नॉन डिसीज इसका मतलब है इसका ऑप्शन बी वाला सही, बिना दोषी मस्तिष्क से के कोई अपराध नहीं हो सकता, यानी कि जब तक किसी के दिमाग में कोई योजना नहीं बनाएगा तब तक कोई अपराध को हम अंजाम नहीं दे सकते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 10 देख ले। क्वेश्चन 10 में कहा गया है न्यायालय शब्द को भारतीय दंड संहिता किस धारा में परिभाषित किया गया है, यानी कि न्यायालय शब्द जो भारत के किस धारा में जो है परिभाषित किया गया। धारा 20 में भारतीय दंड संहिता के बारे में डिस्कस किया गया है, यानी कि बताया गया, यानी न्यायालय का जो शब्द है वो किस में है, धारा 20 के तहत आता है। ठीक है, और धारा 17 में देख लेते हैं कि धारा 17 हमारी किसके तहत है, तो धारा 17 में जो आता है हमारा, धारा 17 में आती है हमारी सरकार यानी कि गवर्नमेंट। धारा 17 में हमारी गवर्नमेंट आती है। धारा 18 में हमारा इंडिया आता है यानी कि भारत। ठीक है, और बचता है हमारा धारा 18 में हमारी आ जाती है भारत, और धारा 19 में हमारा आता है न्यायाधीश, बोले तो जज, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ मैं। ठीक है, जज आता है, और धारा 20 में तो हमारा आता है न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है,
तो ये था, और आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन 11 पे आते हैं। क्वेश्चन 11 जो है हमारा, वो क्वेश्चन 11 में कहा गया भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 21 के अनुसार निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है। ठीक है, यानी कि धारा 21, पहले तो हमें मालूम होना चाहिए धारा 21 क्या चीज़ है। धारा 21 किसके लिए? धारा 21 जो है हमारी वो लोक सेवक के लिए है। धारा 21 लोक सेवक यानी कि इंग्लिश में बोल सकते हैं पब्लिक सर्वेंट, SERVENT, पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या कहा गया है इसमें। पहला वाला कहा गया है इसमें भारतीय थल जल एवं वायुसेना में कमीशन प्राप्त अधिकारी। गलत, ये ऑप्शन नहीं होगा। बी में कहा गया है एक मध्यस्थ जिसको किसी न्यायालय द्वारा कोई विवाद विनिश्चय हेतु निर्दिष्ट किया गया हो। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात करी गई है। सी देखिए जो व्यक्ति किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो, ये हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते। डी वाला देख लेते हैं। डी में कहा गया एक अधिवक्ता जो न्यायालय के सम्मुख विधि का व्यवसाय करता हो। ठीक है, अब क्वेश्चन 11 में क्या कहा गया? क्वेश्चन 11 में कहा गया भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अनुसार निम्न में से कौन सा लोक सेवक नहीं है। इसमें कहा गया कौन सा लोक सेवक नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, तो भारतीय थल जल सेना ये सब तो लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं हमारे सब लोक सेवक के अंदर आते हैं, नहीं पब्लिक सर्वेंट होते हैं। बी में कहा गया एक मध्यस्थ जिनकी न्यायालय द्वारा कोई विवाद विनिश्चय है तो निश्चय किया गया, नहीं न्यायालय में है तो यानी कि ये भी पब्लिक सर्वेंट के अकॉर्डिंग आगे। फिर जो कहा गया जो व्यक्ति किसी ऐसे पद पर धारण करता हो जिससे आधार पर एक व्यक्ति परिदय में करने या रखने के लिए सशक्त हो, ये भी सरकारी यानी पब्लिक सर्वेंट के अकॉर्डिंग आता है। डी में कहा गया है एक अधिवक्ता जो न्यायालय के सम्मुख विधि का व्यवसाय करता हो। एक अधिवक्ता जो है एक तरीक़ों से एडवोकेट को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब हर एडवोकेट तो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो सकता ना, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी वाला सही होगा। क्वेश्चन काफ़ी घुमा हुआ था, एक बार फिर देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 21 के अनुसार निम्न में से कौन सा लोक सेवक नहीं? कहा गया कौन सा लोक सेवक नहीं है। थल जल यानी कि जो इंडियन नेवी है, वाटर इंडियन एयरफोर्स है, और आर्मी है, नेवी है, इन सब के बारे में बात करिए ए वाले में। तो ये सब एक तरीके पब्लिक सर्वेंट है एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं साधारण 21 यानी पब्लिक सर्वेंट के भी रूप में यानी लोकसभा के रूप में आते हैं। उसका अंदर कहा गया बी वाले में कहा गया एक मध्यस्थ जिसको किसी न्याय द्वारा कोई विवाद विनिश्चय, यानी न्यायालय में काम करता। विवाद तो जाहिर सी बात गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो न्यायालय में रहेगा, वरना कहाँ रहेगा। सी है जो व्यक्ति किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध, मतलब कहा गया है जो व्यक्ति किसी ऐसे पद को धारण करता हो, पद की बात करें ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो, यानी सजा वगैरह देने के लिए सशक्त हो, यानी जाहिर सी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो भी हो गया। ठीक है, डी में कहा गया है एक अधिवक्ता जो न्यायालय में सम्मुख विधि का व्यवसाय करता हो, मतलब कहा गया विधि का व्यवसाय करता हो, लेकिन कहीं भी इससे ये स्पष्ट नहीं हो रहा कि सरकारी एम्प्लॉय है। एक अधिवक्ता जो न्यायालय में सम्मुख विधि का व्यवसाय करता हो, यानी व्यापार करता हो, व्यवसाय यानी कि। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है हमारा डी वाला सही ऑप्शन है। तो यही है कि IPC वर्डों का खेल है, हल्का सा वर्ड मिस हुआ यानी कि गलती हो गई। आगे देखते हैं धारा 12 में देखते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 24 में शब्द बेईमानी से परिभाषित है। मतलब धारा 24 जो है वो बेईमानी के ऊपर दी हुई है। ठीक है, और 24 के अकॉर्डिंग कहा गया कि कौन सी इसमें धारा जो परिभाषित है, यानी कि डिसऑनेस्ट, बेईमानी इंग्लिश में से जो बोला गया है डिसऑनेस्टी, HONESTY। ठीक है, डिसऑनेस्टी बोला गया है। पहला ऑप्शन क्या कहता है एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित हो। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित हो। सी देखते हैं एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य, एक व्यक्ति
को सदोष अभिलाष कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे। डी उपयुक्त में से उपयुक्त सभी सत्य हैं। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो सी वाला है, यानी इसका जो आंसर होगा सी होगा, यानी एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ, ठीक है, कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, यानी कि बेईमानी, जब बेईमानी करेंगे तभी तो किसी को हानि होगी आके। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें। धारा 13 देखते, धारा 13 का आ गया पुरुष परिभाषित, पुरुष की परिभाषित के बारे में बात करी गई है इसमें। ठीक है, कौन सी परिभाषित के बारे में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन का आ गया भारतीय दंड संहिता की धारा 13 में, पुरुष जो है कौन सी धारा 13 में है, भारतीय दंड संहिता धारा 9 में है, भारतीय दंड संहिता की धारा 11 में है, भारतीय दंड संहिता धारा 10 में है। ठीक है, कौन सी धारा में है। तो जो हमारी पुरुष है, पुरुष के बारे में, यानी देखा मैंने इससे पहले हमारा क्वेश्चन आया था स्त्री के ऊपर। ठीक है, स्त्री और पुरुष के ऊपर। ठीक है, तो स्त्री और पुरुष, यानी कि ये स्त्री पुरुष दोनों जो है हमारी धारा 10 के अकॉर्डिंग आते हैं, यानी कि इसका जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो कौन सा होगा, हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। 12th का कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन सही। भारतीय दंड संहिता धारा 10 के तहत, धारा 10 में जो है पुरुष को भी परिभाषित करा गया है और स्त्री को भी परिभाषित करा गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं धारा 9 में किसको परिभाषित करा गया है। धारा 9 जो है हमारी वचन, यानी कि नंबर 9 नंबर बताया था याद करने का ट्रिक। और धारा 11 में, धारा 11 में क्या किसकी बात करी, धारा 11 में बात करी गई है पर्सन की, पर्सन यानी कि व्यक्ति। इसमें मैंने बताया था पर्सन के अकॉर्डिंग कोई भी आ सकता है, यानी कि सिर्फ पर्सन मैन से रिलेटेड नहीं, यानी पंचायत वगैरह जो थे ना, उन सब से भी, निकाय वगैरह, कंपनी एसोसिएशन वगैरह से भी सब के सब रिलेट करते हैं। उसका अंदर फिर बचता है हमारा इसमें धारा 13। धारा 13 जो हमारी आती है वो क्यून की परिभाषा आती है, QUEEN, क्यून। और धारा 13 को हमारा क्या करा गया, समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ये थी। फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 14 में कहा गया भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में पुरुष शब्द घोषित को हर नर घोषित है कोई नर मानव। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है 16 वर्ष का, 18 वर्ष का, 21 वर्ष का और किसी भी आयु का। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो क्या है, किसी भी आयु का, यानी कि जो पुरुष वर्ड और इसी में जो इंग्लिश में बोले तो मेल और हिंदी में बोले तो फीमेल, दोनों के बारे में बात करी, लेकिन इसमें कोई एज की बारे बात नहीं करी। बच्चा भी आएगा इसमें, ठीक है, और बूढ़े भी आएंगे, सब आएंगे। जो मेल की कैटेगरी में वो मेल में आएगा, फीमेल की कैटेगरी फीमेल में आएगी। धारा 10 में बात करी गई मेल और फीमेल की, कोई एज बाउंडेशन नहीं, यानी तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है हमारा क्या है, किसी भी आयु का। धारा 15 में कहा गया भारतीय दंड संहिता शब्द स्त्री घोतक है, स्त्री घोतक है। ठीक है, वर्ड के साथ बहुत बड़े खेलते हैं ये लोग। तो वयस्क स्त्री, ठीक है, और अविवाहित स्त्री, किसी भी आयु की स्त्री या विवाहित स्त्री, सबके बारे में बात करी गई है। किसी भी आयु की स्त्री बेस्ट ऑप्शन इसका ये है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका बेस्ट है, सही है। ठीक है, धारा 16 का भारतीय दंड संहिता 1860 में सदोष लाभ एवं सदोष हानि की परिभाषित किया गया। सदोष लाभ या सदोष हानि किसमें परिभाषित किया गया है, ठीक है, लाभ हानि यानी प्रॉफिट हानि, तो यह धारा जो है 23 में परिभाषित किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे धारा 17। धारा 17 जो है किससे सामान्य आशय का अर्थ है, सामान्य आशय का अर्थ है एक ही आशय, सामान्य जानकारी और पूर्व व्यवस्थित योजना और सामान्य आशय। तो इसका सामान्य आशय का मतलब है पूर्व व्यवस्थित योजना, यानी कि सामान्य आशय पहले से पूरी व्यवस्थित योजना होगा तभी तो आएगा, यानी बेस्ट ऑप्शन या इसका सही ऑप्शन बी वाला है हमारा। ठीक है, और धारा 18 भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का निम्नलिखित में से कौन आवश्यक तत्व नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, तो कई व्यक्तियों द्वारा आपराधिक कृत्य का किया जाना, ये तो नहीं लग रहा। आपराधिक कृत्य का सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाना, ये भी नहीं है। आपराधिक कृत्य करने वाले व्यक्तियों के मध्य पूर्व निर्धारित योजना, ये भी नहीं है। सामान्य उद्देश्य अग्रसर करने में किया गया कृत्य, ये सही है ऑप्शन इसका, सामान्य उद्देश्य और अग्रसर करने में किया गया कृत्य। इसका धारा 34 में कहा गया, इसके बारे में कहा गया, यानी इसमें क्वेश्चन का पूछा गया धारा 34 का निम्नलिखित में से कौन सा आशा तत्व नहीं है। ठीक है, तो यानी कि बाकी सब आशा तत्व हैं और बस एक ये तत्व इसमें जो है आशा तत्व नहीं है।
डी वाला सामान्य उद्देश्य और अग्रसर करने के लिए किया गया कृत्य। ठीक है, तो यानी कि इसका ऑप्शन जो है हमारा डी है। और आगे बढ़ते हैं, आगे है हम धारा क्वेश्चन 19 में कहा गया भारतीय दंड संहिता धारा 34 को लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि आपराधिक कृत्य किया गया हो। ठीक है, कम से कम 2 व्यक्तियों द्वारा, 5 व्यक्तियों द्वारा, 2 से अधिक परंतु जांच से कम व्यक्तियों का, 5 से कम व्यक्तियों द्वारा। ठीक है, डी कहा गया 1 से अधिक व्यक्तियों द्वारा। बेस्ट ऑप्शन इसका डी है, 1 से अधिक व्यक्तियों द्वारा। उसमें ये थोड़ा कहा गया 1 करा 2 करे, 1 से अधिक व्यक्तियों द्वारा। बेस्ट ऑप्शन ये है। वैसे ए वाला हो सकता है, लेकिन ए की वर्डिंग समझे और डी की वर्डिंग से तो बेस्ट ऑप्शन ये लग रहा है 1 से ज़्यादा। पहले क्या है, कम से कम 1 व्यक्तियों द्वारा, यानी कम से कम कहा गया कम से कम 1 व्यक्ति तो होना ही चाहिए। इसमें कहा गया 1 व्यक्तियों से अधिक, तो बेस्ट ये 1 व्यक्तियों से अधिक। क्वेश्चन 20 भारतीय दंड संहिता 1807 धारा 34 के अनुसार 34 में लागू करने में निम्न में से क्या आवश्यक तत्व नहीं है। क्वेश्चन कहा गया क्या आवश्यक तत्व नहीं है। सामान्य आशय होता है, आपराधिक का कारित करना, ये होता है कारित करना। सी है उपयुक्त की संख्या 5 हो, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। और डी वाला कहा गया है आपराधिक सामान्य आशय में अग्रसर में हो, तो इसका जो ऑप्शन है वो सी वाला सही हो। क्वेश्चन में कहा गया आशय आवश्यक तत्व नहीं है, यानी कि अभियुक्त की संख्या 5 कितनी हो सकती है, 5, 8, 10, 1, 2, बाकी सब तो सामान्य आशय होना चाहिए। आपराधिक की कारित हो, आपराधिक सामान्य आशय के अग्रसर में हो। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा सी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे क्वेश्चन 21 यानी कि 21 क्वेश्चन है, और 21 क्वेश्चन में कहा गया किसी आपराधिक कार्य को करने में भारतीय दंड संहिता धारा 34 में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की अपेक्षा की है। किस सिद्धांत की अपेक्षा की? अभिव्यक्त मात्र कार्य की तैयारी की योजना बनाने में सम्मिलित हुआ हो। बी वाले में कहा गया है आपराधिक को अनुप्राणित करने वाला सामान्य आशय विद्यमान हो। सी में कहा गया है विधि विरुद्ध जमाव में किसी सदस्य द्वारा जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई अपराध किया गया हो। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, तो बेस्ट ऑप्शन इसका सी वाला लग रहा है। सी इसका ऑप्शन सही है, आपराधिक को अनुप्राणित करने वाला सामान्य आशय विद्यमान हो। धारा क्वेश्चन 21 जो कहता है, क्वेश्चन 21 कहता है निम्नलिखित में से प्रकरण में प्रिवी काउंसिल ने सामान्य आशय समान आशय के मध्य अंतर स्थापित किया है। ये क्वेश्चन इनमें पूछा गया है, एमपी में, बिहार एपीओ में और उत्तर प्रदेश जज 2011 में पूछा गया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन मैंने पुटअप किए हैं आप लोगों को बताए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में या वनडे एग्जाम में पुटअप करे गए, पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका जो है सामान्य आशय और समान आशय में अंतर पूछा गया है। ठीक है, तो बरेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर किसकी बात करेगी, महबूब शाह बनाम किंग इम्परर की बात करेगी, श्रीनिवास बैरोली बनाम इम्परर की बात करेगी। डी है बन्नूमल बनाम इम्परर, यानी बेस्ट ऑप्शन ये है। आप लोगों को बताया था महबूब शाह बनाम किंग इम्परर में इसकी बात करी गई थी। ठीक है, धारा क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन 23 निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक दायित्व की आशय शर्त नहीं है। कौन से अपराध दायित्व की आशय शर्त नहीं है? पहला कहा गया स्वतंत्र इच्छा, कल्याण तथा अनिष्ट में भेद करने की बुद्धिमत्ता, और उसके बाद में कहा गया उन तथ्यों का ज्ञान जिन पर किसी कार्य की अच्छाई या बुराई करती है। डी वाला कहा गया है कार्य का विधि द्वारा प्रतिष्ठित होने का ज्ञान। डी वाला ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, और 24 ये लास्ट स्लाइड है हमारी। क्वेश्चन 24 में कहा गया नीचे दिए गए शब्दों में से किस शब्द द्वारा दुराशय या इंगित नहीं किया जा सकता। पहला है सामान्यता यानी जनरली, दूसरा है सभिप्राय यानी इंटेंशनली, तीसरा है जानबूझकर यानी इंटेंशनल, और डी में कहा गया है विद्वेषपूर्ण यानी बीडी रिएक्शनल। इसका ऑप्शन सही है सामान्यता यानी जनरली। अपराध को आवश्यक तत्व हैं, अपराध के आवश्यक तत्व हैं कौन कौन से? हेतु
आशय तथा कृत्य फॉर एक्ट्स एंड एक्ट्स, मतलब का कृत्य ही कृत्य यानी आशय ही आशय। बी का गया हेतु आशय तथा ज्ञान, नॉलेज और नॉलेज। सी का गया है आशय एवं कृत्य यानी एसेट्स एंड एक्ट्स। डी में कहा गया है ज्ञान, आशय तथा कार्य, नॉलेज, साइंस एंड वर्क। तो अपराध के आवश्यक तत्व जो हैं वो है आशय और कृत्य, यानी कि किसी को मारने के लिए कोई योजना तो बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसी चीज़ की बात करेगी, आशय होना चाहिए और उसका नहीं फिर उसके लिए एक्ट करना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ कर्म करेंगे। तो वही चीज़ बात करी गई है इसमें भी। तो इसका ऑप्शन सही है वो सी वाला, आशय एवं कृत्य। अपराध की आवश्यकता तो कौन से, आशय एवं कृत्य। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, और वीडियो कैसी क्या लगे बताइएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। जब 2-3 बार पढ़ेंगे तब आके समझाएं कि क्वेश्चन की वर्डिंग, जो वर्ड है एक वर्ड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यार यही बोलना चाहूँगा कि काफ़ी मेहनत लगती, तो इसलिए लाइक कमेंट शेयर तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से छूटे ना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।